यहाँ पर नया टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर पहले तो प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म में एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जिसमें एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये बेस हो जाएगा, एक सरफेस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगी, एक दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगी, और ये नीचे वाला बेस है। इस बेस पे रखा होगा और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म का एक 2D फिगर है। ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां से रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज नॉर्मल, सीधे जाना चाहिए, प्रिज्म ने इसको डेविएट किया टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन डेंसिटी ऑफ एरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रे चली गई। जो रे अंदर की तरफ जा रही थी वो ये थी, जो बाहर निकल रही है वो ये है, यानी एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, और इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं डेल्टा, एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये आई है, इसको आर ले लेते हैं, इसको आर डैश ले लेते हैं, और ये आई डैश या ई हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ग्लास स्लैब जब लिया था तो ग्लास स्लैब में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डायरेक्शन सेम थी। यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे इधर चली जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से रे को इधर बेंड होना पड़ा, तो जितने डिग्री बेंड हुई है, जितना एंगल बेंड हुई, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर डेल्टा और आई में ग्राफ खींचे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आई और डेल्टा में ग्राफ खींचे, तो जब आई बहुत कम होता है तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है, आई की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करते हैं, डेल्टा कम होता है, आई और इंक्रीज करते हैं, डेल्टा और कम होता है, आई इंक्रीज करते हैं, अगेन डेल्टा वापस डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होना चालू हो जाता है, आई इंक्रीज होने पर डेल्टा और इंक्रीज होता है, और ये किस तरीके से ग्राफ का शेप बनता है, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा। यानी एक खास आई के लिए डेल्टा जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, और इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। यानी फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation becomes minimum, called minimum deviation. This is the minimum deviation. और when डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, यानी जब डेल्टा डेल्टा एम होगा, डेल्टा मिनिमम होगा, उस केस में आई इक्वल टू आई डैश और ई, यानी दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, आर इक्वल टू आर डैश, और ये जो रे होगी वो बेस के पैरेलल हो जाएगी, एंड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस। रे जो है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। बहुत खास बात है ये, इन तीनों में कुछ भी दिया हुआ हो आपको, आप सीधे सीधे उसको मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस मान सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने को आता है, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, और ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं। ये आने वाली रही थी, पहले सरफेस में डेल्टा वन डेविएशन किया, डेल्टा वन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आई माइनस आर,
सेकेंड सरफेस में डेल्टा टू डेविएट किया, डेल्टा टू हो जाएगी आई डैश माइनस आर डैश, ये एम डैश नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल है, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ओ डैश ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ एम एन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन आई माइनस आर, डेल्टा टू आई डैश माइनस आर डैश और डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल एम ओ डैश एन, सिंपल सी प्रॉपर्टी आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री और आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ। क्वाड्रिलेटरल ए एम ओ डैश एल इज साइक्लिक। क्यों साइक्लिक है? क्योंकि दोनों तो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी दोनों मिलके 180 हो जाएंगी, तो a प्लस एंगल o इक्वल टू भी 180 हो जाएगा और a इक्वल टू 180 माइनस एंगल o, और 180 माइनस एंगल o की वैल्यू कितनी, r प्लस r डैश, और a इक्वल टू r प्लस r डैश। और जब r प्लस r डैश से हम a कर देंगे, सो डेल्टा इक्वल टू i माइनस i डैश, i प्लस i डैश सॉरी माइनस r प्लस r डैश यानी a, और डेल्टा प्लस a इक्वल टू i प्लस i डैश, ये प्रूव करना था, और डेल्टा प्लस a इक्वल टू i प्लस e। एग्जाम में i डैश के फॉर्म में भी आ सकता है, e के फॉर्म में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और यहीं पर अब हम रिफ्रैक्शन फार्मूला प्रूव करते हैं। तो रिफ्रैक्शन फार्मूले के लिए हमारे पास जो डेरिवेशन आ चुके हैं, यहां तक के रिजल्ट्स का हम सीधे यूज कर रहे हैं, बस मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, आई इक्वल टू आई डैश एंड r इक्वल टू r डैश। सो यहां पुट करते हैं, a इक्वल टू r प्लस r हो जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन हमारी थी उसी को यूज किया हुआ है, और 2r इक्वल टू a और r इक्वल टू a बाई 2, r की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे पुट कर देते हैं डेल्टा प्लस a इक्वल टू डेल्टा m, तो डेल्टा डेल्टा m हो चुका है, प्लस i प्लस i डैश भी i हो जाएगा, i डैश i हो जाएगा, 2i इक्वल टू डेल्टा m प्लस a और i इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2, यानी i और r तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए we know from Snell's law mu इक्वल टू sin i अपॉन sin r sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये। तो इस तरह से देखिए कि म्यू की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 से निकालते हैं, और न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत बनते हैं। आप एनसीईआरटी देखेंगे, आप रेफरेंस बुक देखेंगे, आप सैम्पल पेपर्स देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम्स के लिए, मतलब परसों के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज़ आती है, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म। थिन का मतलब है ए की वैल्यू बहुत कम है, 10-12 डिग्री 6-7 डिग्री तक है। तो जब a कम होगा तो i भी कम हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, a प्लस डेल्टा m बाई 2। a कम होगा तो r भी कम होगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, a बाई 2। यानी सो i and r
आर स्मॉल, ऐसी स्थिति में साइन आई क्या हो जाता है, आई हो जाता है साइन आर, आर हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर जो हुआ करती थी, और म्यू की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन आर, आई यानी ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, और डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी ए म्यू माइनस 1। यानी यहाँ से एक चीज पता लगती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म दो फैक्टर हैं जो डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।